हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर अदमापुर सासाराम रोहतास से। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th के इतिहास का लेसन 3 का चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रश्न उत्तर। हमने पिछले क्लास में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो ये रहा अति लघु का मेरा पहला प्रश्न। ये है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो इसका आंसर है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो समझ में आ गया बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, बंधुआ मजदूर की क्या व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, वायोदाई कौन था। ठीक है, वायोदाई कौन था। तो इसका आंसर है वायोदाई पूर्व में अन्नाम का शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चले और याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो आंसर है हिंद चीन का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिनेवा समझौता कब और किन के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। जिनेवा समझौता 1954 में ईस्वी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जिनेवा समझौता? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होआ आंदोलन की चर्चा करें। ठीक है, तो होआ आंदोलन, इसका आंसर है होआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसके नेता हुइन फुसो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, हुआ आंदोलन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी, ये लघु तरीय प्रश्न का पहला है, वो अति लघु था, ये लघु है। इसका पहला प्रश्न है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर है 17वीं शताब्दी एक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य बल से अन्नाम पर अधिकार कर लिया और 1863 ईस्वी में कंबोडिया के साथ तोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ एक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका रासायनिक हथियार। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो
त्वचा के से चिपक कर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। दूसरा का पॉइंट है एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थीं एवं पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर के असर से अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर है 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में वह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वियतनाम कांग सान देंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो उग्र विचारवादी था, उग्र विचारवादी। जिनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, संक्षेप में बताएं। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे अनेक कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थीं। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। ठीक है, अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा उसका चर्चा करें। तो इसका आंसर है अमेरिका हिंद चीन में फंसा फ्रांस को समर्थक देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जिनेवा समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पूरा वियतनाम 2 भागों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, कौन कौन वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार वायवादियों के नेतृत्व में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आंसर है फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला उद्देश्य देखिए क्या था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। फ्रांस को भारत एवं चीन में स्थित डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारी प्रतिस्पर्धा के लिए हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां से वे दोनों जगहों को संभाल सकते थे। अगला पॉइंट है कच्चे माल की आपूर्ति। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था तथा उसके चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन, कोयला, टीन, जस्ता आदि उपलब्ध था, जिसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योगों में करना चाहते थे। अगला पॉइंट इसका असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइली गांव। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं।
दक्षिणी वियतनाम में माइली नामक गांव था, जहां के लोगों पर वियतकांग समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया तथा औरतों एवं लड़कियों को बंधक, ठीक है, औरतों लड़कियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबाकर बूढ़ा जिंदा बच गया था। एक बूढ़ा, लाशों के बीच में एक बूढ़ा दबकर जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने क्या किया, उजागर किया था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सैनिक की थू-थू होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूची योजना की घोषणा की, जो इस प्रकार था। पहला था, हिंद चीन की सभी सेनाओं को युद्ध बंद कर यथा स्थान पर टिकी रहे। दूसरा था, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। अगला, इस दौरान कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। अगला पॉइंट, युद्ध विराम का लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूची योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए तो आंसर देखते हैं। हिंद चीन में शांति के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजनाएं निम्नलिखित थी। पहला, हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथा स्थान पर टिकी रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इसके दौरान कोई देश की शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। युद्ध विराम का लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। आगे, निक्सन के इस शांति को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया, लेकिन वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वार्ता बंद होने के बाद अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम पर हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज़्यादा बम गिराए, जिससे पूरा वियतनाम ध्वस्त हो गया। कहने का मतलब, वार्ता के बंद होने के बाद अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम पर, ठीक है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज़्यादा बम गिराया, जिससे पूरा वियतनाम क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। समझौता को मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह की कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को आर्थिक सहायता देगा। इस प्रकार से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं 30 अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर।
फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ इसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा कीजिए। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक घोषणा व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण आरंभ किया। उन्होंने हिंद चीन में शोषण तो किया, लेकिन कुछ विकासात्मक जैसे सकारात्मक काम भी किए। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि उपज बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने नहरों का विकास किया ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े। जंगल क्षेत्रों, निम्न भूमि जहां सालों भर पानी भरा रहता था और ज़मीन दलदली हो गई थी को खेती के योग्य बनाया। परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। रबड़ बागानों, फार्मों, खानों में मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी, लेकिन उपज बढ़ने से देश में खुशहाली भी बढ़ी। पूरे उत्तर दक्षिणी हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में कुछ काम किया। परंपरागत स्थानीय भाषा के साथ चीनी भाषा की शिक्षा भी दी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम है 5 नंबर। हिंद चीन 15 नंबर क्वेश्चन है, दी का 5वां है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। इसका आंसर है हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। फान बोई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की गई। ये क्या था? एक बुक था जिसको फान बोई चाउ के द्वारा इसको क्या रचना किया गया था, जिसका नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना जापान द्वारा रूस को हराना, रूसो, मांटेक्यू एवं फान चू त्रिन की विचार सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन आदि हिंद चीनियों के प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में इन प्रदेशों से हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया तथा युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया, जिससे मरने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों का प्रभाव हिंद चीन लोगों पर पड़ा। 1930 के मंदी में चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। जनता की हालत दयनीय होती जा रही थी। इस स्थिति में परेशान किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फ्रांसीसी सरकार का रुख काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार की स्थिति से हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। सो दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दोस्त, थैंक्स, गुड डे।